मैं हरीश वर्मा प्रज्ञान कैपिटल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड से। आज मैं आपके सामने एक ऐसा स्टॉक्स लेके आया हूं जो स्टॉक्स न्यूज़ में बहुत ही कम एक्टिव रहता है और जिसकी हम रिटर्न्स प्रोफाइल देखें वो एकदम शानदार उसके पास रिटर्न्स हैं। देखिए, जो भी वीडियोस और जो भी स्टॉक्स मैं आपके पास रिकमेंड करता हूं उसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के साथ वो वीडियो शेयर कर रहा हूं और वो स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूं। आप काइंडली उस स्टॉक्स के बारे में बिफोर इन्वेस्टिंग करने से पहले आप उस स्टॉक्स के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से जान लीजिए। अगर आपको वो स्टॉक्स काफ़ी अच्छा लगता है तब वो अपने पोर्टफोलियो में रखिए। देखिए, आपने ये देखा कि निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में आपने काफ़ी ज़्यादा नाम बैंकिंग के नाम सुने होंगे, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, IDFC बैंक, काफ़ी ज़्यादा ऐसे बैंक है। बट एक ऐसा बैंक है जिसका हम न्यूज़ में बहुत कम एक्टिव रहता है और बहुत ही कम लोगों को उसके बारे में, उस स्टॉक के बारे में पता है। बट उस बैंक का नाम है आपके पास सिटी यूनियन बैंक। शायद आपने पहली बार मेरे से ये नाम सुना होगा, बट ये स्टॉक ऐसा है जिसकी एकदम शानदार प्रोफाइल है और शानदार इसके रिटर्न्स हैं। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम इसके रिटर्न्स प्रोफाइल चेक करें, मतलब इसके एक पीयर्स अगर पिछले एक साल से चेक करें, तो इस स्टॉक्स ने हमारे को इन कंपैरिजन टू HDFC और ICICI बैंक से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। अगर हम HDFC और ICICI बैंक की बात करें तो इस स्टॉक्स ने हमारे को पूरे एक साल में 6% रिटर्न दिए, बल्कि कोटक महिंद्रा और आपके पास HDFC बैंक ने आपको 4.5% की रिटर्न दी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, ये इस बैंक की सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंस है वो साउथ इंडिया में है और साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा इस स्टॉक की प्रेजेंस तमिलनाडु में आपके पास सिटी है। तो ये बैंक जो है आपके पास साउथ इंडिया में काफ़ी वर्किंग काम कर रहा है और इसके कुछ इंडिया में, मतलब नॉर्थ इंडिया में भी ब्रांचेस हैं। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे इसकी भी काफ़ी अच्छी ब्रांचेस है। अब मैं आपको बस इस स्टॉक्स के लिए क्यों रिकमेंड कर रहा हूं और इसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आपको आज ये स्टॉक कौन सी करंट मार्केट प्राइस पे मिल रहा है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका पीयर कंपैरिजन जो है HDFC और कोटक महिंद्रा से भी काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण ये आपके पास मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंस है। देखिए, इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में इसके जो CEO और MD है मिस्टर MN कोकड़ी जो हैं, इनके जो MD और CEO हैं वो 2003 से लेके 2011 तक अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज में इस बैंक में पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं और इन्होंने ई बैंकिंग में PhD करी है और इंडिया का ये सबसे पहला बैंक है जिसको वर्चुअल असिस्टेंट ये बैंक आपके पास प्रोवाइड करता है। अगली बात में अगर हम ध्यान देंगे तो ये 1904 से ऑपरेशनल है और ये काफ़ी ज़्यादा पुराना बैंक है। देखिए, और इस बैंक को मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो FII और जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो इस बैंक में 50% से अबव ऊपर है आपके पास। देखिए, आप मेरी बात से ध्यान दीजिए, जो म्यूचुअल फंड और FIIs हैं वो 50% से ज़्यादा माल इन्होंने उठा के रखा है। HDFC लाइफ ट्रस्टी के पास आपके पास 4.5% शेयर्स हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर के पास हैं वो आपके पास 23% आपके शेयर है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, जहां पे म्यूचुअल फंड और FIIs की 50% से आप ज़्यादा होल्डिंग है इस स्टॉक्स में, तो ये बैंक किस हिसाब से आपके पास ये पोर्टफोलियो आप जनरेट कर सकता है। तो अगली अगर हम इसके बाद बात करें तो ये बैंक की जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, इनके जो ATMs हैं साउथ इंडिया में वो 1680 ATMs है। ब्रांचेज आपके पास 800-900 ब्रांचेज हैं। हर साल ये अपनी ब्रांचेस में काफ़ी इंक्रीमेंट करते हैं, काफ़ी इनके जो ATMs में काफ़ी इंक्रीजेस करते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी इनकी बात है। अगली बात अगर हम बात करेंगे तो ये इनके एडवांसेस और डिपॉजिट्स क्या हैं। देखिए, एडवांसेस का मतलब है कि ये बैंक किन लोगों को लोन दे रहा है और जो आपके पास लोन डिस्ट्रीब्यूट्स हुए हैं और जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको अगर हम माइनस कर दें तो आपके पास ये नेट प्रॉफिट आता है। तो देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इस बैंक की बात क्या है कि ये लोन जो है वो MSME सेक्टर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए, MSME का मतलब है मीडियम एंटरप्राइजेज, जो आपके पास स्टार्टअप्स हैं उनको लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं। बट आप इस चीज़ को देखिए, जो MSME को जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की आपके पास लोन होता है, क्योंकि बैंक को हमेशा ये डर रहता है कि जो हम MSME को लोन्स बांट रहे हैं वो हमारे पास वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो रिस्क बहुत ज़्यादा सेक्टर्स है। तो इसमें ये जो इंटरेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आप एक छोटा सा हिसाब लगा लीजिए कि MSME सेक्टर्स में सिटी यूनियन बैंक का कोई कंपटीशन साउथ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो रेगुलर आपके पास इंक्रीज करता रहता है। तो ये सबसे बड़ा इनका एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है कि इनका जो जितने भी इन्होंने लोन्स आपस में बांट के रखे हुए हैं वो एक सिक्योर्ड लोन्स के बेस के ऊपर आपके पास डिपॉजिट करके रखे हुए हैं आपके पास। तो दो जो फैक्टर्स मैंने बताए, MSME को लोन बांटना और जो इनके पास सिक्योर्ड लोन है, उसकी वजह से इनका जो नेट NPA है वो काफ़ी
कम है, जो आप ये देख सकते हैं कि 1.5 या 2% के बीच में इनका एनपीए फ्लक्चुएट्स करता है। तो अगली इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपके साथ बात करूंगा कि इनके जो कासा रेशो है, कासा रेशो का मतलब है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो कासा का मतलब क्या है कि जो बैंक को आपके पास इंटरेस्ट मिलता है वो आपके पास करंट अकाउंट, बैंक को फायदा तब होता है जब आपके पास करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स में आपके पास मैक्सिमम होंगे तो वो आपको फायदा होगा, तो बैंक को फायदा होता है। बट बैंक को नुकसान थोड़ा सा उसमें ये हो जाता है कि जब बैंक एफडी कर रहा है या बैंक के पास कोई टर्म्स लोन है तो जो आपके पास जो इंटरेस्ट वो उनको पे करना होता है तो वो उनकी एक्सपेंसेस में शो हो जाते हैं। तो इनका जो कासा रेशो है 2019, अगर हम पिछले 4 साल का अगर प्रोफाइल चेक करेंगे तो 2016 से लेके 20 तक 16 में इनका 20.9% था, 17 में 23.4% था, 18 में 24.2% और 2019 में 25.2% है। तो कासा रेशो पिछले 4 साल से काफ़ी इंक्रीज रही, तो इसका इनको मैक्सिमम बेनिफिट है। और अगली चीज़ अगर मैं बात हूँ जो इन्होंने एडवांसेस दिए, देखिए एडवांसेस का सबसे बड़ा काम बात है कि जो इनकी लोन बुक्स है, तो फाइनेंशियल ईयर 2016 में इन्होंने जो लोन बांटे वो 21,253 करोड़ के लोन बांटे, 17 में इन्होंने 24,112 के लोन बांटे, फाइनेंशियल ईयर 18 में 28,239 के लोन बांटे, फाइनेंशियल ईयर में 19 में इन्होंने 33,065 के लोन्स बांटे। तो इनका जो लोन बुक्स है, लोन बुक्स आप ये रेगुलरली बढ़ा रहे हैं, एमएसएमई को ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप कर रहे हैं और वो इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू अदर बैंक से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो इनका मतलब ये है कि इनके कंपटीशन में साउथ इंडिया में, स्पेशली तमिलनाडु और जो साउथ इंडिया, इनके बराबर का अभी तक कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम लोन है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एमएसएमई में काफ़ी ज़्यादा इनके पास लोन बांट के रखे हुए हैं। तो ये एक ऐसा बैंक है जिसका मार्केट कैप आज 8.5 और 10,000 के बीच में इसका मार्केट कैप है। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 1.69 है। आपका सिंपल का एक का मतलब है कि 1 रुपए के नेट सेट के लिए आज की डेट में मैं 1.5 रुपया खर्च करूँ। आप समझ रहे हैं इस बात को, जो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू होती है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और प्राइस टू इक्विटी जो वैल्यू होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है आपके पास सिटी यूनियन बैंक की 1.69 है। इसका मतलब ये है कि 1 रुपए के नेट सेट के लिए मैं आज 1.5 रुपए की बात कर रहा हूँ। आगे इसके बारे में बात करेंगे कि जो आपके पास इन्होंने इस साल जो अभी आपने जून का क्वार्टर देखा तो इसमें इनको कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि वो सारे बैंक्स और एनबीएफसी सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इन्होंने कुछ प्रोविजंस रखे थे। तो प्रोविजन में इनको यही डर लगता था कि जो सितंबर के बाद जैसे ही आरबीआई की जो चीज़ें हैं वो अपलिफ्ट हो जाएंगी तो हो सकता है कि हमारे कुछ जो लोन की जो रिकवरी है उसमें मिलने में दिक्कत हो जाए। तो उन्होंने कुछ प्रोविज़न, आपके पास 125 करोड़ का जो था इन्होंने प्रोविज़न रखा, तो उसकी वजह से ये स्टॉक आपके पास डाउन आया। तो इनके जो नेट प्रॉफिट थे उसमें ये आपको बस नुकसान शो हुआ। पर जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला कि आज आप उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए क्या पे कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज ये स्टॉक्स जो है 120 और 122 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके प्राइस पैटर्न की बात करें कि ये कहाँ तक गया स्टॉक्स, तो इसने 52 वीक का जो हाई था वो 232 पे लगाया, और जो 52 वीक का जो लो था वो 110 लगाया। तो काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो एनबीएफसी सेक्टर है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर है, एफएमसीजी, तो कोविड-19 के इशू में सारे बैंक्स काफ़ी डाउन आ गए। तो आपको आज ये स्टॉक्स 121 और 122 रुपए के इसमें मिल रहा है आपको। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक्स में आपके पास 230 और 232 रुपए का अगर हम टारगेट रखें तो जैसे ही आपके पास ये मोरेटोरियम पीरियड का चीज़ें अपलिफ्ट होंगी, आपके पास रिकवरी आना शुरू हो जाएगी। तो सिटी यूनियन बैंक ने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रोविजन रखा है, जैसे कि आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में भी देखा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में आपके पास राइट इशू निकाला। तो ऐसे एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर सभी कुछ कर रहे हैं कि मार्केट से पैसा उठा रहे हैं ताकि उनको कल को इस चीज़ों से भरपाई हो जाए, कि कल को कोई अपना लोन रिकवरी में मुश्किल आती है तो आपके पास मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा है, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। अगली चीज़ मैं आपके पास ये बताऊंगा कि जो इनका जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम है। मैनेजमेंट आप इनकी जो है वो एक्सपेंसेस में बहुत विश्वास रखती है। मैनेजमेंट कम से कम एक्सपेंसेस में मैक्सिमम प्रॉफिट शो करने की बात कहती है। तो मैं आज आपको सिर्फ यही चीज़ बताऊंगा कि जो सिटी यूनियन बैंक जो है उसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात थी कि आपके पास एफआईआईज डीआईआईज का बहुत ज़्यादा माल पड़ा हुआ है, और ये चीज़ जो है आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट पड़ा है। और एचडीएफसी ट्रस्ट लाइफ का आपके पास 4% आपके पास शेयर पड़ा हुआ है। बैंक्स के लोन बुक्स में एनपीए बहुत कम है,
बैंक आपके पास एमएसएमई सेक्टर्स में डिटेल कर रहा है, आपको 52 वीक इसका 232 लगाया, अभी 122 और 23 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक्स में, और सबसे ज़्यादा पुराना बैंक है, और बैंक जो है हर ईयरली आपके पास 150 और 200 ब्रांचेस इंक्रीज कर रही है। बट मैं आज की डेट में इस बैंक के लिए 122 रुपये पे कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी करंट मार्केट प्राइस है। और अगर मैं इसकी टारगेट की बात करूँ तो ये 232 रुपये के इसके ऊपर हम टारगेट के ऊपर बात इसका रहेगा। और अगली चीज़, हर बैंक के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है। अगर वो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास कांस्टेंट है तो वो एक बहुत अच्छी बात है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो हमेशा हर बैंक का जो होगा कम होगा। अब बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल उनका कांस्टेंट है और बहुत कम है, तो आपके पास स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस केस में आप हमेशा बात रखिए कि जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो हमारे पास शेयर्स का डाइल्यूशन है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास शेयर्स का डाइल्यूशन हो जाएगा तो स्टॉक की प्राइस जो होगी वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। तो और डाइल्यूशन की कब जरूरत पड़ती है? जब आपके पास मार्केट से फंड्स उठाने पड़ते हैं, मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिटी यूनियन बैंक है, इनका इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है। कोई हमारे पास ऐसे प्लेज प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, और एफआईआईज और डीआईज ने दबा के माल खरीदा है। अगर मैं जून 2020 की बात करूं तो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड की स्कीम जो थी डीएसपी ब्लैक रॉक ने इसमें फंड्स अपना निकाला है, और म्यूचुअल डीएसपी ब्लैक रॉक ने फंड निकाला है और एफआईआईज ने अपना माल इंक्रीज करा है। तो इसकी अगर मैं करंट बात करूं तो एफआईआईज और डीआईज ने अपने पास इस वक्त इसके पास 52% होल्डिंग है। तो ऐसा बैंक जिसको मैंने शुरू में बताया कि एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा से भी ज़्यादा रिटर्न्स दी, अगर आप इसके पीयर्स चेक करें, ये एक साल की बात नहीं है, ये काफ़ी टाइम से ये चीज़ चलती रही है। तो मेरे को लगता है कि अगर हम 121 और 122 रुपये में स्टॉक्स को उठाएं तो इसका हमारे पास टारगेट जो है 232 तक आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि बैंक्स के हर एक, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे टेक्निकल है, चाहे उसकी मैनेजमेंट है, दे आर डूइंग एवरीथिंग वेल। थैंक यू।